किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए सिर्फ किताबों का बोझ नहीं बल्कि पैटर्न की साइकोलॉजी, सिलेबस की समझ और सही रणनीति की जरूरत होती है। तमाम ऐसे आप में से अभ्यर्थी हैं जो कि वर्ष 2027 की यूपी पीसीएस की परीक्षा को देना चाहते हैं। हाल ही में संपन्न हुई यूपीएससी की परीक्षा के बाद बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की क्या साथ तैयारी की जा सकती है, इस सवाल को भी पूछ रहे हैं। साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी में हैं, उनका सवाल होगा कि क्या यूपी पीसीएस 2027 की परीक्षा की तैयारी के लिए शुरुआत कैसे होनी चाहिए। क्या हम सीसेट को भी इग्नोर करके चल सकते हैं? हमको एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, हमको किन किन बुक्स पे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो हमारी ये कोशिश है कि आपके सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगे। देखिए, अगर हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2027 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जो या तो अभी ग्रेजुएशन में हैं या पीजी में हैं, वो चाहते हैं कि अभी हमारे पास एक लंबा समय है, उस समय में हम तैयारी करें, लेकिन उनके पास एक अंधकार है, एक गाइडेंस की कमी है कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, शुरुआत कैसे की जाए। फिर आपका सवाल होगा कि कितने घंटे की पढ़ाई पर्याप्त होती है। कभी सुनते हैं कि 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ कहते हैं क्या 6 घंटे ही पढ़ना जरूरी है, उसी में सफलता मिल जाएगी। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, हाल ही में जो यूपीएससी की परीक्षा समाप्त हुई है उसने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि परीक्षा में सफलता सिर्फ किताबों के बोझ से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या है, जिस खेल को आप खेलने जा रहे हैं सबसे पहले उसके पैटर्न को समझिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक पूरा का पूरा मानचित्र होना चाहिए कि यानी कि सिलेबस की रूपरेखा क्या है, किन किन चीजों को हम पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी मेहनत सिलेबस के बाहर जाके हो रही है। आपको उस ट्रैक पर दौड़ना बहुत जरूरी है। साथ साथ आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से जो कि 2027 की परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि लक्ष्य कितनी दूर है, उस रास्ते की आपको कितने मील का सफर तय करना है, वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसा समय है आपके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2027 की परीक्षा देना चाहते हैं। उनको सीखना चाहिए प्रकृति से, नेचर से, यानी कि जीवन क्या है। यहां पर आपको बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले आप मानसिक रूप से अपने को तैयार करिए इस परीक्षा के लिए, क्योंकि यह परीक्षा सबसे पहली परीक्षा लेती है आपके मानसिक स्तर की। तो अगर आप मानसिक स्तर आपका मजबूत है, आप तैयार हैं, आपके अंदर धैर्य है, मेहनत करने की अटूट क्षमता है, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो अपने अंदर आपको कुछ चेंजेस भी लाने होंगे कि क्योंकि जीवन जो है वो प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की श्रृंखला है और उसी श्रृंखला में आप भी अब जुड़ने जा रहे हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे आज इस विषय में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस पूरे सफर में दृष्टि आईएएस भी आपके साथ है और उसमें तमाम स्ट्रेटेजी जो हम आपको बताएंगे उसमें अगर एक सही मार्गदर्शन मिलता है तो आपकी राह बिल्कुल आसान हो जाती है। और इस मार्गदर्शन के लिए इस समय बिल्कुल सटीक समय है, क्योंकि इस समय हम आपके लिए लेकर आए हैं एक द न्यू सेशन सेल, यानी कि इसके माध्यम से आपको हमारे ऑनलाइन सारे वर्टिकल्स पर, चाहे वो यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस की हो, जुडिशरी की हो, टीचिंग एग्जाम्स के हो, या फिर हमारे अन्य जो वर्टिकल हैं उस पर तो छूट मिली रही है। और स्टेट पीसीएस की अगर बात करें तो सारे स्टेट पीसीएस के जो भी हमारे, चाहे यूपी पीसीएस हो, हरियाणा हो, आरएएस हो, एमपी पीएससी हो, या आपके अन्य जितने भी स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके ऑनलाइन कोर्स जितने भी हैं उस पर 50% तक की छूट मिल रही है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या अगर मन में आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप कॉल करिए 8750187501 पर। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दा। सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी होता है। हम पहले इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि हमको किन किन चरणों को पार करना है, बाधाएं क्या क्या हैं। सबसे पहला स्टेज जो नए अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके मन में बता दें, जो जिनको अभी इस तैयारी के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, तो वो ये जानें कि ये जो पूरी यूपी पीसीएस की आपकी स्टेट पीसीएस की जो परीक्षा होती है 3 चरणों की होती है। सबसे पहला चरण क्या है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी कि पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है। वो प्रारंभिक परीक्षा अभी हम मान के चल रहे हैं कि जैसे 2026 की परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है, अगर अगली परीक्षा आपकी अगर इसी को मान के चलें कि अगले दिसंबर में होती है तो आपके पास एक पूरा टाइम है, यानी कि लगभग 18 महीने आपके पास हैं। ठीक, तो आपके पास एक सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहले पैटर्न समझिए कि इस पैटर्न में आपको कौन कौन सी बाधाएं पार करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स की परीक्षा पास करनी है। प्रीलिम्स की परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर GS1 का होता है और एक पेपर GS2 का होता है। तो GS1 और GS2 के पेपर में जो GS2 होता है, इसमें अगर 33% आप पाते हैं तो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, और क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पहला पेपर में जो आप परफॉर्म करेंगे उसका कोई मतलब होता है। अगर आपने GS
टू के पेपर में यानी कि सीसेट के पेपर में आप फेल कर जाते हैं, 33% अगर आप नहीं पाते हैं, तो आपके जो GS1 का पेपर है उसको, उसके चाहे जितने मार्क्स हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको GS1 के आधार पर मेरिट बनेगी, लेकिन पेपर 2 को क्वालिफाई करना भी जरूरी है। अब देखिए पेपर GS1 की बात करें तो GS1 में जैसा कि आप जानते हैं कि 200 नंबर का ये पेपर होता है और 150 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। GS2 की बात करें तो 200 नंबर का ये भी होता है, लेकिन यहां पर सवालों की संख्या 100 होती है। तो यहां पर इन दोनों पेपर्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पेपर में जो मेरिट बनेगी वो पहले पेपर के आधार पर बनेगी, लेकिन मेरिट बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि आपको दूसरे पेपर में यानी कि सीसेट में क्वालिफाई करना जरूरी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर माइनस मार्किंग भी होती है। तो 1/3 माइनस मार्किंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है, ज्यादा सवाल भी आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, गलत सवाल ज्यादा हो गए, तो आपके किए कराए जो जितने भी आपके कर्म है उस पर पानी फिर जाएगा। तो उसके लिए एक्यूरेसी की जरूरत होती है। वो कैसे आएगी, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे के चरण में बताएंगे। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा की ये रूपरेखा है। अगर इस प्रारंभिक परीक्षा में जो भी मेरिट जाती है जिस साल की, जैसे इस बार 2026 में सीटों की संख्या की बात करें तो 1000 प्लस रहने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में मेरिट उतनी ज्यादा नहीं जाएगी अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा तो सीटों की संख्या पर भी मेरिट डिपेंड करती है। इस मेरिट में अगर आप पास करते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, भीड़ को छांटने के लिए यह परीक्षा होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप स्क्रीनिंग परीक्षा में ही आप छट जाते हैं तो आपका पूरा साल आप बैक हो जाएंगे। तो इस परीक्षा की तैयारी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो कोई भी तैयारी शुरू करेगा तो इस परीक्षा के लिए मिनिमम 6 महीने तो डेडिकेटेड आपको करने ही करने हैं। अब बात आती है दूसरे पोर्शन की, जो कि होती है आपकी मुख्य परीक्षा। अब यहां से खेल शुरू होता है कि आप कौन से पद पे कब्जा करने वाले हैं, कौन से पद को आप छीनने वाले हैं अपने कर्मों के आधार पर, उसकी कैसे उस बात को तय किया जाएगा। तो यहां पर मुख्य परीक्षा जब आप आएंगे, इसमें शामिल होंगे, तो एक पेपर होता है यहां पर सामान्य हिंदी का, यानी कि जनरल हिंदी। ये होता है आपका 150 नंबर का। दूसरा होता है आपको एस्से यानी कि निबंध, कितनी अच्छी रचनात्मकता आपके पास है, कितनी अच्छी भाषा शैली है, कितना बेहतर आपका अप्रोच है, कैसा आप सोचते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, क्या क्या कंटेंट उसमें आप डाल सकते हैं। सारी आपकी रचनात्मकता का हम कह सकते हैं जो मूल्यांकन होता है वो कहां पर होता है, तो वो तो होता है आपके निबंध के पेपर में, और 150 नंबर का ये भी होता है। तो 150 नंबर, इन दोनों पोर्शन की बात करें तो ये हो गए आपके 300 नंबर। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आपके यूपी पीसीएस मेंस में होंगे वो जीएस के 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें कि आपको दिख रहे हैं कि इक्वल 200 मार्क्स के आपको 6 पेपर होंगे, यानी कि 1200 नंबर के 6 जीएस के पेपर हो गए और 300 नंबर का ये। तो मुख्य परीक्षा आपकी कितने की हो गई, 1500 नंबर की आपकी मुख्य परीक्षा हो गई। अब मुख्य परीक्षा में अगर आप बेहतर अंक लाते हैं तो इंटरव्यू अगला चरण होता है, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। मान लीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स जितना है उससे ज्यादा ऑलरेडी कट ऑफ आपका उससे ऊपर है, उससे ज्यादा नंबर आपने मेंस में ही खींच लिया है, तो इंटरव्यू में अगर कम नंबर भी आप पाते हैं तो आप एक अच्छा पद ले सकते हैं यूपीपीसीएस में। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है सिर्फ कट ऑफ को पार करना। 1500 में बेहतर अंक लाने के लिए आपको कट ऑफ में पार करना जरूरी नहीं है, आपको जरूरी यह है कि उस कट ऑफ से आप थोड़ा ऊपर रहें। अगर 50, 55, 56 नंबर, 60 नंबर ऊपर हैं तो इंटरव्यू में कम नंबर भी पाएंगे तो आप ऊपर का पद पा सकते हैं। ठीक, 5400 ग्रेड पे वाली जो सीट होती है उसको पा सकते हैं। विशेष तौर पर यहां पर ग्रेड पे का मतलब हम पैसे से इसको इंगित नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो ऐसे पद होते हैं जिसमें आपको अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, कार्य करने के लिए तमाम आयाम खुले होते हैं, ठीक, समाज के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तमाम चीजों के लिए, तो वहां पर आप पहुंच सकते हैं। जो अच्छे पद होते हैं, जैसे एसडीएम आपको बनना है तो एसडीएम बनने के लिए आपको क्या करना होगा, मेंस में आपको बेहतर अंक लाने होंगे, और साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, अंतिम चरण जो इंटरव्यू होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू यहां पर होता है, उसमें अगर आप ठीक ठाक परफॉर्म कर गए तो हो सकता है आप टॉप कर जाए, पहली रैंक आपकी आ जाए। ठीक, कोशिश हमेशा पहली रैंक के लिए करिए, कभी भी केवल सेलेक्ट होने के लिए पढ़ाई मत करिए। बेहतर यही होगा टारगेट आप लंबा सेट करिए। ठीक, ये हो गया आपका पूरा का पूरा 1500 और 1600 इंटरव्यू का मिला के। तो 1600 नंबरों में आप जितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको एक सीट मिलेगी। अब कौन सी सीट मिलेगी उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए पहली चीज तो आप समझ गए खाका क्या है, हमको जिस खेल को खेलना है उसमें क्या क्या होने वाला है, प्लेऑफ में कैसे पहुंचना है, सेमीफाइनल कैसे खेलना है, फाइनल कैसे खेलना है। अब बात हम करेंगे दरअसल यहां पर अगर मेंस के थोड़े से सिलेबस की भी हम बात कर लेंगे, उसको भी जान लेंगे, क्योंकि हम बिना सिलेबस जाने, जब हमको सिलेबस ही नहीं पता है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए सिलेबस तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। हमेशा याद होने से ये फायदा होता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई चीज अगर करंट की भी हमको मिलती है तो हम उसको नोट कर लेंगे। अगर हमको पता होगा हमारे 6 पेपर जीएस के हैं तो 6 कॉपियां हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम करंट में रोज करंट अगर कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कोई न्यूज देख रहे हैं, कभी कोई चीज हमें लगता है कि इस पेपर से उसका कनेक्शन है, तो उस कॉपी के एक हिस्से के रूप में वो दर्ज होनी चाहिए चीज। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्टैटिक पढ़ाई करंट से अपडेट होती रहती है। तो इसलिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी होता है कि सिलेबस है क्या क्या।
तो देखिए यहां पर अगर यूपीपीसीएस के पहले पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर इसमें जो होता है, जैसा कि जीएस में आपको बताया गया कि 6 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर जो आपका होगा उसमें बेसिकली क्या होता है, तो उसमें आपका हिस्ट्री होता है, ठीक। हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी भी होता है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो मेजर पोर्शन जो होते हैं वो किस में आते हैं, तो पेपर 1 में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर भी आता है, सोसाइटी भी आता है इसमें, तो इसको भी आप जानते रहिए कि यहां पर आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा और साथ साथ इसमें सोसाइटी भी आ जाएगा, ठीक। अब इस तरह से पहला पेपर जो है इसमें बेसिक अगर हम बात करें, मोटा मोटी बात करें, दो महत्वपूर्ण सेक्शन कौन कौन से हैं, इतिहास और भूगोल के हैं। इसके अलावा समाज और साथ साथ कला और संस्कृति यहां पर आता है। सेम अगर देखेंगे आप तो यूपीएससी में भी लगभग यही चीज है। इसी तरह से फिर आप सेकंड पेपर की तरफ आइए, जो जीएस का सेकंड पेपर है, तो उसमें क्या क्या आता है, तो सेकंड पेपर में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पॉलिटी मिलेगा, इसी में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी भी आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहीं पर आपको जो सामाजिक न्याय का खंड है, ठीक, सोशल जस्टिस का जो खंड है वो भी इसी में है। आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन की जो बात होती है वो भी यहां पर है, तो यहां पर पॉलिटी के बाद आईआर, इसके अलावा सोशल जस्टिस, ठीक, और इसी तरह से कुछ अन्य चीजें भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो गवर्नेंस की भी बात किसमें होती है, इसी में होती है। इसके बाद आता है तीसरा पेपर, थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में क्या क्या होता है, तो इकोनॉमी जो आपकी आती है, जो अर्थव्यवस्था होती है, वो किसमें पूछी जाती है, तो थर्ड पेपर में होती है। इसके अलावा साइंस टेक का जो पोर्शन होता है वही थर्ड पेपर में होता है, तो यहां पर इकोनॉमी, ठीक, और साथ साथ आपका क्या आता है इसमें साइंस टेक, ठीक। तो यहां पर साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये चीज किसमें आएगी। और साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें होता है, तो डीएम भी यहीं पर आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी। और चौथा पेपर जानते हैं मेंस में एक और पेपर होता है, चौथा पेपर जिसको कि एथिक्स। एथिक्स अगर देखिए तो यूपीएससी में भी फोर्थ पेपर क्या होता है, एथिक्स का होता है, और यहां पर एथिक्स से रिलेटेड और साथ साथ केस स्टडी जो होता है वो आपका चौथे पेपर में आएगा। तो आप सिलेबस को अगर जान गए तो सिलेबस को जानने के बाद पूरा खाका आपके मन में तैयार है, आपको पता है कि अब कैसे हमको यहां पर परफॉर्म करना है। अब सारी चीज आपको पता चल गई कि किस ग्राउंड पे आपको खेलना है, रूल रेगुलेशन क्या क्या है, किस हिस्से में हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब खिलाड़ी की जिम्मेदारी बनती है कि खिलाड़ी कितना बेहतर अभ्यास करता है, प्रैक्टिस मैच जितना बेटर खेलेगा खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको प्रैक्टिस करते वक्त टेक्निक पर ध्यान देना होगा, टेक्निक अगर अच्छी नहीं है तो मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तो इन सारी चीजों पर बात करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि शुरुआत कहां से करें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शुरुआत की, क्योंकि अगर बीज है उसको अगर पौधा बनना है, वृक्ष बनना है, तो बीज की शुरुआत अगर ठीक नहीं होगी, खाद और पानी ठीक से नहीं बनेगा, तो ना तो वो पौधा बनेगा ना तो वो वृक्ष बनेगा। और साथ साथ पेड़ तभी ऊंचा होता है जब उसकी जड़ें गहरी होती है। तो कहां से शुरुआत करना है आपको, आपको जो बेस है, आपकी जो नींव है, उसको आपको क्या करना है, बेहतर बनाना है। और सबसे जरूरी चीज ये है, शुरुआत करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा जो खेल है, इस पूरे खेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास आप ये जानिए कि कोई कितना भी औसत स्टूडेंट है, अभी तक पीछे का उसका इतिहास क्या रहा है, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर बहुत औसत नंबर पाए हुए लोग, बहुत औसत दर्जे के लोग और इस परीक्षा में बहुत उच्च रैंक प्राप्त किए हैं। लेकिन क्या था उनके अंदर, उनके अंदर आत्मविश्वास था। उनको यह पता था कि भविष्य उन्हीं का है जिन्हें अपने सपनों की सुंदरता पर यकीन है। तो आप अगर इस सपने को देखते हैं तो अपने इस सपने की, अपनी सुंदरता पर यकीन रखिए कि हमारा स्वप्न ही सुंदर नहीं है, हम उसको यकीन में तब्दील करने की ताकत भी रखते हैं। अब इस कॉन्फिडेंस को अगर आपने हासिल कर लिया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको क्या काम यह करना है कि शुरुआत कहां से करनी है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सिलेबस जान लिए, सिलेबस आपको पता हो गया कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए कि किन किन खंड को पूछा गया, जो मेंस में खंड है लगभग वही प्रीलिम्स में है, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है। और इस सिलेबस को, मेंस को भी आप देख लीजिए, पूरी डिजाइन आपके सामने, जिस भी टेबल मेज पे बैठ के आपको पढ़ना है वहां पर सामने सिलेबस होना चाहिए, ताकि बार बार उस पर जब नजर जाएगी तो वो आपके अभ्यास में आएगा, चीजें आपको रट जाएंगी। तो सिलेबस के रटने से काफी सवाल तो आपके वहीं से सही होने लगते हैं। तो ये दो काम जब आप कर लिए, अब कहां से शुरू करें, इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको बेस मजबूत करना है। जो अभ्यर्थी 2027 में यूपीपीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं, उनको सबसे पहला काम क्या करना है, उनको जो भी बिल्डिंग अपनी तैयार करनी है उसकी नींव मजबूत करनी है। अब नींव कैसे मजबूत होगी, तो लोग अमूमन ये चीज सुनते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वही बार बार फेल होते हैं। बार बार आपसे कहा जाता है, किसी भी सफल अभ्यर्थी से आप मिलेंगे, किसी भी सीरियस कैंडिडेट से मिलेंगे, किसी भी अच्छे टीचर से मिलेंगे, तो वो यही कहेगा बेटा एनसीईआरटी पढ़िए। लोगों को लगता है एनसीईआरटी तो बच्चों जैसा है, क्या कैसे होता है, कैसे आओ करके देखें, इसमें क्या होगा। नहीं,
आप इतना नोट कर लीजिए कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सीधे तौर पर एनसीईआरटी की लाइंस उठा के आपको प्रश्न के रूप में दिखाई देगी और एक एक पैराग्राफ से 2 से 3 प्रश्न बने हुए होंगे। जब हम आपको आगे कोई चीज बताएंगे तो उदाहरण के सहित इसको आपको दिखा सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर बता रहा है तो उसके अनुभवों को आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बेस को मजबूत आपके क्या करेगी, तो एनसीईआरटी करेगी। और विशेष तौर पर अगर हम बात करें एनसीईआरटी में, तो जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सबसे अगर बड़े सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री का सिलेबस है। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी, ठीक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसकी तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है, पूरी तरह से आपको पढ़ना है। और पढ़ना नहीं है उसको निगल जाना है, घोट जाना है, जितना उसको आत्मसात कर सकते हैं कर लीजिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ इतनी बेहतर हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पर कोई दिक्कत नहीं रहे। एनसीईआरटी को जब भी आप पहली बार पढ़ेंगे बहुत ठहर के पढ़ेंगे, बिना घबराए पढ़ेंगे, एक एक बात पर गौर करके पढ़ेंगे, तो बहुत आनंद के साथ उसको पढ़िए, उसको भार लेके ना पढ़िए। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका बेस क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। विशेष तौर पर कोशिश करिए कि पॉलिटी का भी पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कि जो है आपका साइंस है उसका भी पढ़ लीजिए, इकोनॉमी भी पढ़ लीजिए, ठीक, तो इकोनॉमिक्स का भी, अर्थव्यवस्था की भी पढ़ ली। लेकिन विशेष तौर पर अगर बाकी का आप नहीं भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ ही लीजिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी में यह है कि साइंस की अगर हम बात कर लें तो साइंस में अगर आप बेसिक बुक पढ़ते हैं तो वहां से कवर होता है, इसलिए हम उस पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं। यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात नहीं यहां हो रही है। अब देखिए यहां पर बेसिकली आपने क्या कर लिया, अगर एनसीईआरटी आपने ठीक से पढ़ ली सारे सब्जेक्ट की, तो आपका क्या हुआ, एक बेसिक तैयार हो गया, आपको नेचर पता हो गया, हमारी नींव तैयार है। अब हमको क्या करना है, उस पर बिल्डिंग बनानी है। तो जब नींव बन गई, ऊपर बिल्डिंग बनानी है, तो अब यहां पर क्या ऐड करना है, यहां आपने पढ़ लिया है एनसीईआरटी, अब यहां पर आपको ऐड करना है बेसिक बुक। और बेसिक बुक जो है वो आपकी क्या होगी, तो बेसिक बुक में कोई एक मानक स्टैंडर्ड बुक, बहुत लोग यहां गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, आज ये किताब पढ़ ली, किसी और सीनियर सेलेक्ट हो गए, पता चला कि उन्होंने तो फला किताब पढ़ी है, उस किताब को भी खरीद के ले आए, 4 पेज उसमें पढ़ाई फिर शुरू की, फिर वो आपके अलमारी की शोभा वर्षों से बढ़ा रहा है, ठीक। फिर आपने किसी और सज्जन ने बता दी, नया इंटरव्यू रील देख लिया, अरे उन्होंने तो वो किताब बताई, वो ले आए। अरे भाई, सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, कोशिश करिए वो किताब आप चयनित कीजिए जिसमें कि आपके सिलेबस को कवर कर रहा हो, सिलेबस में जो चीजें आपकी हैं वो कवर कर रहा है, तो उसके बाद आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, क्योंकि आप माइनस मार्किंग है। आप एक जो भी चयनित किताब करें, इसके लिए एक अच्छा विकल्प आपके पास है कि यहां पर जब आप नींव बन गई एनसीईआरटी से, बिल्डिंग बनानी है, हमारी क्विक बुक आती है, तो दृष्टि की क्विक बुक बहुत अच्छी है। आप ये मत सोचिएगा कि हम उसका ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरी कोई एक मानक किताब ले लीजिए, हम बिल्कुल बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किताब इसलिए आपको सजेस्ट की जा रही है, आप खुद उठा के देखिए, सिलेबस की हर चीज उसमें मिलेगी, जरूरी चीज, और पीछे आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे। तो इसलिए क्विक बुक जो हमारी दृष्टि की है वो आप ले सकते हैं, वो एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। एनसीईआरटी पढ़िए, और उसका बेस जो है, उसको तैयार करने का जो बेस है वो भी एनसीईआरटी है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड रूप देने के लिए आपको क्या करना है, स्पेशलाइज्ड रूप देने के लिए एक कोई भी बेसिक किताब आपको पढ़ लेनी है। तब क्या करना है आपको, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ा, उसके बाद हिस्ट्री का आपने क्या किया, बेसिक बुक पढ़ लिया, ठीक। तो यहां पर आप हिस्ट्री में सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको करना है एक बेसिक बुक। यही काम आपको ज्योग्राफी में भी करना है, यही काम आपको किसमें करना है, पॉलिटी में भी करना है, यही काम आपको इकोनॉमिक्स में भी करना है, और यही काम, ये मेन आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आपका बचता है साइंस, ठीक। साइंस की जहां तक बात हम करेंगे, साइंस में आप चाहें तो केवल क्विक बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं, एनसीईआरटी आप यहां पर छोड़ भी सकते हैं, एनसीईआरटी यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि साइंस कवर हो जाता है उससे। तो एनसीईआरटी आप, अगर आपको लगता है कि कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो साइंस आप यहां पर छोड़ सकते हैं, साइंस की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो बेसिक बुक होती है उसमें वो सारे फैक्ट्स कवर कर लिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका मेजर पोर्शन क्या बचता है, एक आता है यूपी स्पेशल, ठीक। इसके बाद आपका एक पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, ठीक। इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है तो वो ज्योग्राफी का ही पार्ट, लेकिन वो क्या है, वो है एनवायरमेंट, ठीक। अब एनवायरमेंट के लिए एक अलग से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि क्विक बुक आप दृष्टि की पढ़ लीजिए। बेसिक सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल कोई भी ऐसा अगर यूपी में पूछा जा रहा है तो आपको उस किताब से बाहर नहीं मिलेगा, उससे अगर बाहर मिलेगा तो वो सबके लिए टफ होगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस मार्किंग का प्रोविजन इसलिए होता है कि एक अगर ऐसा कोई अप्रत्याशित सवाल आता है तो आप आसानी से उसको छोड़ सके। तो यहां पर आप ये काम आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप, बेस आपका तैयार हो गया, उसको आपने स्पेशलाइज्ड वे में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नींव बन गई, ऊपर बिल्डिंग भी बन गई। अब आपको क्या करना है, वो बिल्डिंग चमकेगी कैसे, वो बिल्डिंग सबकी नजर में आएगी कैसे, लोग इस बिल्डिंग को देखेंगे क्यों,
तो उस बिल्डिंग को तब देखेंगे जब आप इसमें ऐड कर देंगे इन फ्यूचर PYQ। और PYQ जब आप लगाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि क्वेश्चन का डिमांड किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, किस टॉपिक की जिसकी हमने रीडिंग की है उसमें किस किस पोर्शन से किस तरह से सवाल आ सकते हैं, पिछले सवाल कैसे बने हैं, नए सवाल किस तरह से बन रहे हैं। तो आपको अब उसका ऑपरेशन करना आ जाएगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका ऑपरेशन करने से यह फायदा होता है कि हम अब क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से किया जा सकता है, उन संभावनाओं पर, पीछे कैसे किया गया है, पीछे की उसकी हिस्ट्री पर, यह आपको एक्सपीरियंस देगा। और क्वेश्चन को बार बार लगाने से, अभ्यास से एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है। साथ साथ क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि रिपीट भी होते हैं, हालांकि अब रिपीट कम हो रहे हैं, तो उसमें भी आप फायदे की स्थिति में रहती हैं। अगर रिपीट होता है तो आपका समय बचता है, और जब आप प्रीलिम्स या मेंस दोनों परीक्षा में समय बचा ले जाते हैं तो समय जो एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा वो आपको लीड देगा नंबर को उठाने में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको फायदा करेंगे। ठीक, अब ये है, इसको आपने कर लिया तो इस तरह से आपकी तैयारी, बेसिक भी आपका तैयार हो गया, आपने किताब को पढ़ के उस पर बिल्डिंग भी बना दी, और फिर आपने PYQs पे आप शिफ्ट हुए। अब हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है, लेकिन मूल जो है वो यही है कि आपको सबसे पहले NCERT को पढ़ना है, पहली बार में आराम से रुक के समझ के, दूसरी बार में आपको क्या करना है, तेजी से पढ़ना है, और तीसरी बार में आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पहले ही पढ़ते वक्त अंडरलाइन मत करिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है, गैर इंपॉर्टेंट क्या है पता चलेगा। आप पूरी किताब रंग डाले। इंपॉर्टेंट का मतलब यह होता है कि इंपॉर्टेंट जब आप अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन आपका समय बचाता है। जब आप पूरी किताब रंग देंगे तो आपका समय बचेगा कब? अंडरलाइन वही चीज की जाती है, वो कीवर्ड पकड़ा जाता है कि दोबारा आप जब किताब के पन्ने पलटें तो उस कीवर्ड को देख के आपको पूरे पैराग्राफ की समरी आपके मन में पूरी तरह से एक उसका प्रतिबिंब बन जाए। तो ये तभी होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, वो कम से कम 3 बार NCERT जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस चीज को, ये तो कीवर्ड है, इसको हमको अंडरलाइन रखना है, ये याद रहेगा तो पूरे पैरा का हमको जीस्ट पता चल जाएगा, उसकी आत्मा पता चल जाएगी। तो ये टेक्निक है। ठीक, उसके बाद बेसिक बुक पे भी शिफ्ट होंगे और वहां भी यही फार्मूला चलेगा। पहली बार अंडरलाइन करने से बचिए, पहले किताब को ठहर के पढ़िए और दूसरी बार थोड़ा तेजी से हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है, इस तरह से तो आपकी शुरुआत होगी। अब बात आती है कि यूपीएससी के साथ क्या यूपीपीसीएस की तैयारी संभव है? तो बिल्कुल संभव है। इसलिए संभव है कि अभी मान लीजिए बहुत से ऐसे छात्र ऐसे भी होंगे जिनकी परीक्षा यूपीएससी की अगर खराब हुई है, तो आप जानते हैं कि जो मेंस के अगर सिलेबस की बात करें तो मेंस के सिलेबस पे देखिए, हम यहां पर लौटते हैं। यहां देखिए पहला पेपर क्या है, हिंदी का है, यूपीपीसीएस मेंस की बात करें। दूसरा एसए का है। ठीक, एसए मान लीजिए यूपीएससी में भी आप पढ़ते हैं। हिंदी की बात कर ले, अगर छोड़ दे, हिंदी थोड़ा सा स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाता है, फिर भी कुछ चीजें आपको सिमिलर मिल ही जाएंगी। अब जीएस के पेपर की हम अगर मुख्य तौर पर बात करें तो जीएस में अगर पेपर 1 देखिए तो हिस्ट्री है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको यूपीएससी में फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा। सेकंड पेपर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, ये सब चीजें। तो दूसरा भी लगभग सिमिलर हो जाएगा, तीसरा भी सिमिलर हो जाएगा, और चौथा एथिक्स का जो है वो भी सिमिलर हो जाएगा। तो आप देखें तो 1 से लेकर 4 जो पेपर हैं आपके जीएस के, ये यूपीएससी के सिमिलर हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों की तैयारी लगभग सेम तरीके से चल रही है। और अगर 27 में आपको प्रीलिम्स देना है, अगला यूपीपीसीएस मान लीजिए अभी तो दिसंबर में है, 6 दिसंबर 2026 वाला, अगर अगला भी दिसंबर में होता है, 27 में देना है, तो पीसीएस तो आपका पहले ही हो जाएगा, मई में हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास 6 महीने लगभग पर्याप्त समय रहेंगे। तो बिल्कुल तैयारी साथ की जा सकती है जब इतनी सारी सिमिलरिटी आपको एक साथ मिल रही है। स्पेसिफाई तरीके से आपको 2 ही चीज तो अलग तैयार करनी है। वो क्या तैयार करनी है? तो पेपर 5th और 6th तैयार करनी है। और उसके लिए गाइडेंस अगर आपको ठीक ठाक मिल जाता है तो 5वें और 6ठे पेपर का लोड आपको लेना ही नहीं है, जो कि पूरी तरह से किसके लिए डेडिकेटेड है? तो वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है यूपी के लिए। यानी कि यूपी का हिस्ट्री क्या होगा, यूपी का ज्योग्राफी क्या होगा, यूपी का जो है इकोनॉमी कैसी है, साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नेंस है वो कैसा, ये सारी चीज आपको पढ़नी है 5वें और 6ठे पेपर में। तो इस तरह से 5वें 6ठे पेपर को अगर हटा दिया जाए तो यूपीएससी से बाकी 4 पेपर जीएस के सिमिलर हैं, तो बिल्कुल साथ में तैयारी की जा सकती है। अब देखिए, तमाम अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि भाई ठीक है, साथ भी तैयारी की जा सकती है। 27 वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करें, सीसेट को कैसे तैयार करें, क्या टाइम टेबल देखें, कैसे सफल हो। तो देखिए, एकदम कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत आसान फार्मूले पे चलिए बिना किसी उलझन के, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो जल्दबाजी में नुकसान होगा। जिन अभ्यर्थियों को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2027 देना है, उनको सबसे ज्यादा सीख लेनी है तो किससे लेनी है? नेचर से लेनी है, प्रकृति से लेनी है। देखिए, प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती है, फिर भी सब कुछ पूरा करती है, वो भी एकदम नियत समय पर।
उसके लिए क्या जरूरी है? तो जैसे प्रकृति के अंदर अनुशासन है, आपके अंदर भी अनुशासन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अपने दिन के 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई को डेडिकेटेड आप कर रहे हैं, उसका अनुशासन आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी परीक्षा आगामी 27 में देनी है, तो अभी के दिसंबर में 6 महीना और फिर उसके बाद 12 महीना, यानी कि आपके पास कितना टाइम है? आपके पास है 18 महीने। 18 महीने के समय को आपको सबसे पहले क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब इस 18 महीने के समय को आपको कैसे डिवाइड करना होगा? तो यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आप क्या करेंगे? इस समय को डिवाइड कर देंगे। तो अभी क्या करें, इसमें आप 6 महीने बिल्कुल निकाल दीजिए प्रीलिम्स के लिए। अब आपके पास बचे कितने? 12 महीने। अब इन 12 महीने में आप सबसे पहले क्या करेंगे? इतिहास विषय है आपका, ठीक। तो हिस्ट्री को मिनिमम आपको 2.5 महीना अगर आप दे देंगे, जिसमें कि ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका प्राचीन इतिहास है, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास है, इसके बाद आधुनिक है, ठीक। तो आपको ये 3 चीजें पढ़नी है, इसलिए 2.5 महीने बहुत ज्यादा नहीं है। ये मत समझिए कि 2.5 महीने इतिहास ही पढ़ेंगे, अरे बिल्कुल पढ़ना होगा। प्राचीन से अब सवाल ज्यादा बन रहे हैं, आधुनिक में जो पहले केवल गांधीयन मूवमेंट पे सवाल बनते थे उनकी संख्या कम होके आप देखेंगे कि बाकी चीजों से भी सवाल बन रहे हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो सुभाष पे, सावरकर पे, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो रीजनल हिस्ट्री है उस पर फोकस हो रहा है। प्राचीन इतिहास में जो भारतीय इतिहास है उसमें आर्ट एंड कल्चर पे फोकस ज्यादा है। मिडिवल में भी जो स्थानीय जो साम्राज्य हैं, विशेषतर जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया या आपके इस तरह के अन्य रीजनल जो हो गए मुगल्स के अलावा, उस पर भी फोकस है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से पढ़िए कि मॉडर्न टाइम में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। इतिहास को अगर आपने 2.5 महीने दे दिए, ठीक। 2.5 महीने क्यों रखे हैं हमने? क्योंकि 15 दिन किसी और चीज के लिए बचा के रखा है, वो भी आपको बताएंगे किस लिए। इसके बाद आपका आ गया भूगोल। भूगोल को आपने दे दिया 2 महीने, ठीक। अब इसके अंदर भी हम फिर प्रवेश करेंगे कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर भूगोल के बाद आपका क्या आएगा? इतिहास हो गया आपका, भूगोल हो गया, उसके बाद पॉलिटी आएगी। पॉलिटी के लिए भी आप कम से कम 1 महीना दे दीजिए। पॉलिटी अगर 1 महीना ठीक से कोई भी बेसिक बुक अगर एनसीईआरटी के बाद आप पढ़ देंगे तो आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक। 1 महीना बहुत बता रहे हैं आपको, अच्छी से अच्छी किताब आप 1 महीने में 2 बार पढ़ लेंगे अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो, ठीक। पॉलिटी के बाद आप और क्या करेंगे? तो इसमें अर्थव्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक। तो अर्थव्यवस्था मान लीजिए आप हो गया, और इसके बाद आपका हो गया साइंस, ठीक। तो विज्ञान हो गया। अब यहां पर इनको भी आपको समय देना है, तो पॉलिटी को भी आपने यहां पर 2.5 महीना, ये 2-4.5 महीना, 1 महीने आपने पॉलिटी को दे दिया। इसी तरह से आपने अर्थव्यवस्था को भी 1 महीने दे दिए, और आपने दे दिए विज्ञान को भी आपने 1 महीना दे दिए। तो कितना हो गया? 1 2 3 2 5 और 2 7, 7.5 महीने हो गए। हम 15 दिन अलग से पर्यावरण के लिए इसलिए देते हैं क्योंकि पर्यावरण से सवाल स्पेसिफाई भी पूछे जाते हैं, तो इस 15 दिन को इसमें शामिल कर दीजिए। तो 2.5 महीने और ये 15 दिन कितने हो गए? 3 महीने, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8। अब 8 महीने में आपने सिलेबस को बहुत कायदे से पढ़ लिया। एनसीईआरटी से बेस बनाने के साथ साथ एक बेसिक बुक के साथ साथ उसको स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब आप इसके इन विषयों के जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट से आप पूरी तरह से परिचित हैं। अब आपको क्या करना है? आपके हाथ में अभी भी 4 महीने बचे हैं। उस तैयारी को छोड़ दीजिए जो 6 महीना पूरी तरह से प्रीलिम्स के लिए आपने छोड़ा है। इस 4 महीने में आप क्या कर सकते हैं? तो इस 4 महीने में पीछे आपने जो पढ़ा है, अब उसको फिर से आप पढ़ना जब शुरू करेंगे तो यहां पर कोशिश करिए दोबारा जब आप शुरू करेंगे इस 4 महीने में तो पॉइंटर बनाते चले। अब ये सारे सेगमेंट जितने आपने पढ़े हैं सबके टाइम को आधा कर दीजिए। 2.5 महीने इसको आपने दिया है, यहां पर अब इसको हिस्ट्री को 1 महीना कर दीजिए। यहां पर आपने भूगोल को 2 महीना दिया है, यहां पर इसको आप 1 महीना कर दीजिए। 1 महीना क्या है? 20 दिन में ही कवर हो जाएगा जब दोबारा आप करेंगे। तो पॉलिटी आपका 15 दिन में हो जाएगा, अर्थव्यवस्था 15 दिन में हो जाएगा, विज्ञान आपका 15 दिन में हो जाएगा, फिर आपका पर्यावरण जो है हो सकता है 5 दिन में ही हो जाए। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको 3 महीने में आप लगभग इस पूरी चीज को रिवाइज कर लेंगे। मान लीजिए हम इसमें 1 महीना और एडिशनल रख ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि आप लिख के सबके शॉर्ट फॉर्म में आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे, यानी कि आपकी पूरी तैयारी, पूरे अस्त्र शस्त्र असलहे आपके पास अब रेडी है। अब आप युद्ध भूमि में जाने के लिए भी एक तरह से तैयार है, यानी कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं आपके पास उसके 10 पॉइंट हैं, तो क्या आपकी भाषा इतनी अच्छी नहीं है? थोड़ा सा तो आपको सीखना है कि शुरुआत कैसे करनी है, बीच में उन पॉइंट्स को कैसे एडजस्ट करना है, और हमको उपसंहार उसका कैसे करना है, यानी कि समाप्त कैसे करना है। अब ये डिमांड होती है प्रश्न की, प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है उसी को हम पकड़ते हैं और उसमें हम ये कौशल सीखते हैं कि उत्तर कैसे लिखा जाए। अब इसके लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो करना क्या है? सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद आप जो सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट चुन रहे हैं, जिसको भी टारगेट किया है उसको आप उठा लीजिए। दोपहर जब आती है तो दोपहर में आप करंट पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, या आप दोपहर में नोट्स वगैरह बनाने का काम कर लेते हैं। शाम का टाइम होता है तो हम पीवाईक्यूज करते हैं, और उसके बाद रात जब होता है तो हम
रिवीजन करते हैं। तो डेली इस तरीके को करना है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको लिखना है, क्योंकि लिख के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको परखना है, यानी कि टेस्ट देना है। तो ये 4 तरीका यही है कि सबसे पहले जब आप ये काम कर लेंगे, 8 महीने तक आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो गया, अगले 4 महीने में इस कॉन्सेप्ट विथ पॉइंटर्स तैयार हो गया, यानी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों का मटेरियल आपने खुद वर्क करके तैयार कर लिया। अगले 6 महीने जो आप पूरी तरह से जो प्रीलिम्स को देंगे उसमें भी यही काम करेंगे, अलग अलग सेगमेंट के लिए दिन को डिस्ट्रीब्यूट करके। अब वो पढ़ाई आपकी क्या होगी, वो पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड होगी। तो वहां पर हम फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, वहां पर करंट अफेयर्स को हम थोड़ा सा रोज शामिल करेंगे और रोज के करंट को हम कवर करते चलेंगे। उसके लिए आपको एक गाइडेंस की भी जरूरत अगर पड़ेगी तो वहां पर आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये आपका समय थोड़ा और बच जाता है। गाइडेंस का ये फायदा होता है कि आप भटकते नहीं हैं, समय आपका बच जाता है। अब देखिए, कुछ बेसिक चीजें यहां पर ध्यान ये देनी है कि आपको बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, इससे बिल्कुल बचिए। एक जो भी किताब पकड़िए, उस किताब को निभाइए, उसके पन्नों को इतने बार पढ़ डालिए कि वो पन्ने आपको पूछने लगे कि भाई कहां हैं, आज आप दिखाई नहीं दिए। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा, तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप बाकी लोगों से ऊपर जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, जो ये कहे कि अरे यार कैसे होगा, बहुत कठिन है, इस एग्जाम में तो ये हुआ, फलाने भैया उतना दिन दिए नहीं। अरे भाई, वो नहीं दिए नहीं होगा, हम एक बार देंगे हमारा होगा। बिल्कुल ये नकारात्मक चीजों से बचिए। अब एक जगह अगर बार बार आप खुदाई कर रहे हैं तो पानी निकलेगा, जल स्रोत निकलेगा। ये नहीं कि आज आपने गड्ढा यहां खोदा, कल यहां खोदा, ये काम मत करिए। मजबूत अगर आपको काम करना है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि समय का उपयोग करिए, क्योंकि समय का इस्तेमाल अगर आप उपकरण के रूप में करेंगे, आरामगाह के रूप में नहीं करेंगे, तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। और देखिए, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको तैयारी के दौरान ये लगेगा कि डिप्रेशन होगा, निगेटिव होगा, तो उससे उसमें आपको क्या सपोर्ट मिलेगा? जो आपका पॉजिटिव सर्किल है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो सीमित निराशा स्वीकार कर लीजिए, लेकिन असीमित आशा को कभी भी मरने मत दीजिएगा, क्योंकि यही वो असीमित आशा है जो कि आपको सफलता तक ले जाएगी। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, बहुत सहज तरीके से पढ़िए, परेशान होकर पैनिक होकर मत पढ़ाई करिएगा। सहज तरीके से आनंद के साथ जब इस टाइम को इस्तेमाल करेंगे, इस 18 महीने का एक एक दिन आपके सामने होना चाहिए कि इस एक एक दिन का हिसाब हमारे सामने है। अब इस 18 दिन में, जैसे मान लीजिए 2.5 महीने का टारगेट हमने आपको इतिहास का बताया, इतिहास की जो किताब आपको पढ़नी है, मान लीजिए उसमें 400 पेज हैं, ठीक। इस 400 पेज को पढ़ने से अगर आपको लगता है कि प्री और मेंस दोनों इतिहास के पेपर हमारे कवर हो जाएंगे, मान लीजिए इसको आपने डिवाइड कर लिया 2.5 महीने में, यानी कि 30 60 और 20 80, मान लीजिए 75 दिन हो गया, ठीक। अब 75 डेज में आपको 75 दिन में 400 पेज पढ़ने हैं, तो डिवाइड कर लो ना भाई कि एक दिन में कितना पेज कवर करना है, थोड़ा सा और कर लो ताकि उसी में एक बार और रिवीजन तुम्हारा हो जाए। 60 दिन में खत्म कर दो और 15 दिन में उसको रिवाइज कर लो, कितनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। या ऐसा कर सकते हो कि इस इतिहास में तुम 60 दिन में भाई एक काम करो कि अपना पढ़ लो, 4th पेपर तक का मामला रहेगा, और उसके बाद जो 15 दिन तुम्हारे बच रहे हैं उसमें यूपी स्पेशल की हिस्ट्री पढ़ लो, तो तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो गई। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके से अपने आप को इसमें ढालना जरूरी होगा। दूसरी बात यह है कि आप जो भी ये काम करेंगे, इसमें आपकी शारीरिक क्षमता बेटर होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत आपको डेली अनुशासित तरीके से 10 से 12 घंटे की मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। ये किताबी बातें हैं कि 6 घंटा रोज पढ़ने से हो जाएगा, वो 6 घंटा जो बात किया जाता है वो रेशियो होता है, ठीक। तो रेशियो तभी निकलेगा जब 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी कभी आप बीमार पड़ेंगे, कभी आपके मामा के यहाँ शादी पड़ेगी, कभी कोई आपको आके ही डिस्टर्ब कर देगा। तो ये बहुत सामान्य चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं, उससे आप बचेंगे, बचने की कोशिश करिएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी आप बच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे तो 6-7 घंटे का रेशियो निकलेगा पूरे सप्ताह का, और 6 दिन पूरे बैल की तरह आप मेहनत करिए। 7वें दिन आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि डेली का जो रिवीजन एक पार्ट हो, यानी कि डेली अगर 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आप रिवीजन कर रहे हैं डेली की पढ़ी हुई चीज को। सप्ताह के अंत में एक दिन आप रिवीजन के लिए रख लीजिए, टेस्ट के लिए रख लीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत का जो 8 महीने आप बेसिक पढ़ रहे हैं उसमें टेस्ट देने की कोशिश मत करिए, वहां पर आप थोड़ा डिमोरलाइज होंगे। जो सेकंड फेज आपका 4th महीने वाला है, जब आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, तब आप टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, तो आपको टेस्ट क्या करेगा, फायदा करेगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, और उस टेस्ट से क्या होगा, बार बार अपने आप को परखेंगे, तो वहां पर आप बेहतर कॉन्फिडेंस भी हासिल कर पाएंगे। अब कम किताबें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, नोट्स अपने बनाने हैं, पॉइंट्स में तैयार करने हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। अगर एक बेहतर गाइडेंस आपको मिल जाए तो ये चीजें आपकी और आसान हो जाती हैं। उसकी भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम हैं ही आपके साथ, उसके लिए आप दृष्टि परिवार से जुड़ सकते हैं। और ये 27 से 30 मई का अनुकूल समय है। इस समय तो हम 50% तक का, अप टू 50% तक का डिस्काउंट भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे चल रहा है, तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, कुल मिला के यहां पर अगर बात है
तो यही है कि सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद एक बेसिक बुक, उसके बाद पीवाईक्यूज, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है, हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, योगा करने से आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा, अच्छी डाइट से आपको आलस कम लगेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और देखिए, सफलता तभी सार्थक होती है और तभी आनंददायक होती है जब वो आपके खुद की सफलता होती है। ठीक, तो इसलिए आपके खुद की सफलता के लिए प्रयास भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। और साथ साथ आपको बता दें कि सफलता बेसिकली एक विज्ञान होती है, जो कि उसकी डिमांड होती है सुव्यवस्था, सुसंगठित तरीके से काम करना और सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप को उस प्रयास में झोंकना। अगर ये आप काम कर लेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। और क्या आप इस लिटमस टेस्ट के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं, साइकोलॉजिकल अपने आप को तैयार कर चुके हैं, तो आपको सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार और ये बात दोहराता हूं कि सीमित निराशा स्वीकार करना, असीमित आशा को कभी नहीं खोना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।